और मेरे वंदरों गाँव, क्या हो रहे हैं तुम लोगों के हालचाल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा साउंड की। उससे पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। देखिए, अगर तापमान बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर क्या होगा, बढ़ेगा, तो साउंड की स्पीड में यानी कि जो ध्वनि की गति है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑप्शन ए, गति बढ़ेगी। ऑप्शन बी, गति कम होगी। ऑप्शन सी, एक समान रहेगी। ऑप्शन डी, पहले कम होगी फिर बढ़ेगी। ठीक, तो एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो, इसमें हम लोगों ने करना क्या है कि जैसे ये जो प्रश्न अभी मैंने आप लोगों से पूछा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साउंड की, ध्वनि की। ठीक है, थोड़ी देर में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर हवा में अगर नमी है तो नमी से ध्वनि की चाल में क्या फ़र्क पड़ता है, शुष्क हवा से ध्वनि की चाल में क्या फ़र्क पड़ता है। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आप लोगों को धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो, साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग। अगर मैं ध्वनि तरंग की बात करूं तो देखो, साउंड का मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, आप लोगों को पता है। सबसे पहले वेव को समझते हैं। जब हम एक वेव को समझेंगे तब जाके क्या होगा, हम साउंड वेव को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी तरंग या फिर कोई भी वेव पैदा कैसे होती है, तो इस चीज़ की तरफ आते हैं। देखो, होता क्या है, जैसे मान लो कहीं पे को रुका हुआ पानी है, ठीक है, मान लो कहीं पे को रुका हुआ पानी है, ठीक, और ये पानी की क्या है, सबसे ऊपर की लेयर है। तो अब इसमें होगा क्या, देखो, ये पानी के कुछ कण मैंने ले लिए इस तरीके से। ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी वेव पैदा कैसे होती है। तो उसके लिए ये एक एग्जाम्पल है, कहीं पे को रुका हुआ पानी है, ठीक, जब आप पानी पे पत्थर मारोगे तो आपको इस तरीके से तरंग बनती दिखाई देती है। ठीक है, अब ये तरंग होती क्या है, ये बनती कैसे है, पहले एक बार इसको समझते हैं, फिर हम लोग साउंड वेव पे आते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, देखो, ये रुका हुआ पानी है और ये पानी के सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे ऊपर की परत है। तो अब होगा क्या, देखो, जैसे मैंने इस पर पत्थर मारा, मान लीजिए मैंने इस पर एक पत्थर मारा, ठीक है, अब जब मैं पत्थर मारूंगा तो होगा क्या, मैं अपनी ऊर्जा पत्थर को दूंगा, उस ऊर्जा के साथ में क्या करूंगा, पत्थर को पानी पे फेंकूंगा। अब पत्थर जब पानी से टकराएगा, मान लीजिए पानी के इस कण से पत्थर टकराया, ठीक है, तो होगा क्या, जो ऊर्जा मैंने इस पत्थर को दी थी, जो एनर्जी मैंने इस पत्थर को दी थी, वो पत्थर अपनी एनर्जी इस पार्टिकल को देगा। तो ये जो पार्टिकल है, ये जो कण है, ये पत्थर की ऊर्जा लेगा और अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगा, नीचे की तरफ चले जाएगा, मान लीजिए यहाँ चले गया। ठीक, अब होता क्या है, कण तो नीचे चले गया, नीचे जाने के बाद क्या होगा, नीचे जाने के बाद मैंने आप लोगों को इनर्शिया बताया था, इनर्शिया की वजह से ये पार्टिकल क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ आएगा तो अपनी ऊर्जा इसको दे देगा। ठीक है, जैसे जैसे ही ऊपर आएगा अपनी ऊर्जा इसको देता जाएगा और उस ऊर्जा से ये वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ इस तरीके से। और जब ये पार्टिकल नीचे आएगा तो अपनी ऊर्जा इसको दे देगा और ये पार्टिकल नीचे की तरफ आया। जब ये पार्टिकल ऊपर को जाएगा तो अपनी ऊर्जा इसको दे देगा और ये पार्टिकल ऊपर की तरफ आ गया। जब ये नीचे आएगा अपनी ऊर्जा इसको दे देगा और ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा। कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलेगी। तो होगा क्या, देखो, ये पार्टिकल नीचे आया, फिर अपनी जगह में आएगा, फिर इनर्शिया की वजह से और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से क्या करेगा, दोलन करना स्टार्ट करेगा, यानी कि ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्या करना स्टार्ट करेगा, ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेगा। अब हो गया क्या, इस पूरी प्रोसेस में, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसमें हुआ क्या, देखो, मैं इन सबको ऐसे जोड़ दूं,
तो क्या बन जाएगी, एक तरंग बन जाएगी, एक वेव बन जाएगी। ठीक है, अब फिलहाल मैं इनको मिटा देता हूँ, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो कुछ इस तरीके से क्या बन गई, एक वेव बन गई। तो इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस में क्या हुआ कि जो ऊर्जा थी, ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, यानी कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह गई। ये वाला जो पार्टिकल था उसने एनर्जी इस पार्टिकल को दी, इस पार्टिकल ने एनर्जी इस पार्टिकल को दी, इस पार्टिकल ने एनर्जी इसको दी, और एनर्जी आगे को बढ़ती गई। लेकिन क्या ये पार्टिकल अपनी जगह से आगे को बढ़ा? नहीं बढ़ा। ये पार्टिकल अपनी जगह से आगे को बढ़ा? नहीं बढ़ा। हुआ क्या, ये पार्टिकल अपनी जगह में दोलन करने लगा और ये पार्टिकल भी अपनी जगह में दोलन करने लगा। हर एक पार्टिकल अपनी जगह में क्या करने लगा, दोलन करने लगा। यानी कि जो कण था वो तो अपनी जगह में दोलन करेगा और ऊर्जा जो होगी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो तरंग होती क्या है, वेव होती क्या है? ये जो ऊर्जा का स्थानांतरण है एक जगह से दूसरी जगह, इसी को क्या बोला जाता है, तरंग बोला जाता है, वेव बोला जाता है। ठीक है, तो जब कोई तरंग पैदा होती है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन होती है ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन यानी कि दोलन। बिना दोलन के कभी भी कोई भी वेव पैदा नहीं हो सकती। वेव अगर पैदा होनी है तो ऑसिलेशन उसके लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन होती है। एग्ज़ाम में आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछा गया कि किसी भी वेव को पैदा होने के लिए इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, या फिर सबसे ज़रूरी कंडीशन क्या है, और 4 ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन ए दोलन दे दिया यानी कि ऑसिलेशन दे दिया, ऑप्शन बी आयाम दे दिया, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी दे दी। इस तरीके से 4 ऑप्शन आप लोगों को कुछ दे दिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक वेव को पैदा होने के लिए जो सबसे ज़रूरी कंडीशन है वो है दोलन यानी कि ऑसिलेशन। बिना ऑसिलेशन के कभी कोई वेव पैदा हो ही नहीं सकती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या हुआ, जब भी कोई वेव पैदा होती है तो ध्यान देना मास, ठीक है, मास जो है वो अपनी जगह में रहता है। देखो पानी में पत्थर मारा तो आपको तरंग आगे को बढ़ती हुई दिखती है, ऐसा लगता है कि पानी आगे को जा रहा है, ठीक है, चारों दिशाओं में आगे को जा रहा है, लेकिन पानी आगे नहीं जाता है, वो हमको खाली दिखता है क्योंकि ऊर्जा आगे को जा रही होती है। पानी के कण तो अपनी जगह में दोलन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी शिफ्ट होगी, मास कभी भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होगा। अगर मास एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वाला होता ना तो कुछ ऐसा होता, जैसे मान लो ये हमारा झंडा है, ठीक है, हुआ क्या कि इस झंडे में एक वेव पैदा हुई, मान लीजिए, ठीक है, एक वेव पैदा हुई हवा से, ये लहराने लगा तो एक तरंग इसमें पैदा हुई। अगर मास एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता ना तो क्या होता, जैसे एक तरंग पैदा होती है, जो बीच का चक्र था वो निकल के आगे चले जाता। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। क्यों? मास अपनी जगह में रहेगा, ठीक है, और एनर्जी क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं। चलो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया किसका, वेव का, कि एक वेव पैदा कैसे होती है। ठीक है, कोई भी वेव पैदा कैसे होती है, जनरल वेव का हो गया। अब आते हैं यहाँ से, जो वेव है, वेव 2 प्रकार की होती है। ठीक है, वेव क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव को क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य वेव, अनुदैर्घ्य वेव, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। ट्रांसवर्स को बोलते हैं अनुप्रस्थ। अब हिंदी में अगर थोड़ा सा गलत हो जाएगा लिखने में तो भावनाओं को समझना, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्घ्य वेव और ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। अब मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया कि साउंड वेव कैसी वेव है, ठीक है, ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है। ऑप्शन दे दिया लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन बी दे दिया ट्रांसवर्स,
ठीक है, ऑप्शन सी दे दिया इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इस तरीके से आप लोगों को 4 ऑप्शन बना के दे दिए। तो ये पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरीके से बनती है और ट्रांसवर्स वेव किस तरीके से बनती है। ठीक, तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा ट्रांसवर्स वेव की। आखिर ये ट्रांसवर्स वेव कैसे पैदा होती है। देखो हुआ क्या, मैंने आप लोगों से बोला कि किसी भी वेव को पैदा होने के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन क्या है। सबसे ज़रूरी कंडीशन है दोलन। दोलन होगा तो ऊर्जा क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने लगेगी। अब देखो इसमें हुआ क्या, जो दोलन हुआ वो हुआ ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से। दोलन की दिशा ये थी हर एक पार्टिकल की, दोलन हुआ ऊपर नीचे, और ऊर्जा क्या हुई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई। तो ऊर्जा जो थी उसकी दिशा है आगे की तरफ। तो यानी कि जो वेव चलेगी वो कहाँ से कहाँ को चलेगी, वेव यहाँ से यहाँ को चलेगी, यानी कि जो तरंग है वो यहाँ से यहाँ को चलेगी। ठीक है, और दोलन क्या होगा, ऊपर नीचे। तो ये है तरंग की दिशा। ठीक है, ये किसकी दिशा है, ये तरंग की दिशा है। और ये किसकी दिशा है, ये दोलन की दिशा है। तो अब देखो तरंग की दिशा और दोलन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पे हैं। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा होगा कि जिस दिशा में तरंग चलेगी उसके लंबवत क्या होगा, ऑसिलेशन होगा, यानी कि दोलन होगा, तो उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। ये जो लाइट होती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है, ये लाइट कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, क्योंकि इसमें जो दोलन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वो एक दूसरे के लंबवत होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दोलन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दोलन कर रहा होता है, और ये दोनों साथ साथ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव समझ में आई। जिस दिशा में तरंग की जो दिशा होगी उसके लंबवत अगर दोलन होगा तो वो क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, देखो जिस दिशा में तरंग जारी होगी उसी दिशा में दोलन भी हो रहा होगा। ये जैसे मान लो ये पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये ऐसे दोलन करता है, एक बार आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है। तो यहाँ इस तरीके से दोलन करता है। ठीक, और जो इससे वेव पैदा होती है, तरंग पैदा होती है, उसकी दिशा भी यही है। तो देखो हुआ क्या, जो दिशा तरंग की है वही दिशा क्या है, दोलन की भी है। तो ऐसी जो वेव होती है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो देखो वेव के लिए मैंने आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ध्यान देना। कोई भी वेव तब पैदा होगी जब दोलन होगा, बिना दोलन के कोई वेव पैदा नहीं हो सकती। और जब वेव पैदा होगी तो एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ठीक है, मास यानी कि द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होगा। उसके बाद जो वेव है, वेव 2 प्रकार की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, जो दिशा तरंग की होगी उसके लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर ऑसिलेशन होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, जो दिशा तरंग की है उसी दिशा में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। तो ये जो ध्वनि तरंग होती है ये दरअसल क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूडनल किस तरीके से होती है उसको एक बार समझते हैं। देखो ध्वनि है, ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। बिना माध्यम के जो ध्वनि तरंग है वो कभी नहीं चल सकती है। इसीलिए क्या होता है, जैसे जब साइंटिस्ट लोग कहाँ जाते हैं, स्पेस में जाते हैं ना, तो स्पेस में जब वो जाते हैं तो स्पेस में होता क्या है, देखो वहाँ निर्वात है। निर्वात का मतलब वहाँ कुछ नहीं है, कोई गैस वहाँ पे को मौजूद नहीं है, कोई माध्यम वहाँ पे को मौजूद नहीं है जिससे साउंड वेव चल सके। ठीक, अब जब माध्यम ही नहीं है तो साउंड वेव चलेगी कैसे। तो अब इसमें समस्या क्या होती है, प्रॉब्लम क्या आता है कि वहाँ पे को हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। ठीक, मैं अगर किसी के कान के सामने जाके भी चिल्लाऊँ ना तो उसको कुछ सुनाई नहीं देगा,
क्योंकि कोई माध्यम है ही नहीं वहाँ पे को। इसलिए वहाँ पे को एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ डिवाइसेस का सहारा लिया जाता है, और वो जो डिवाइसेस हैं वो रेडियो वेव्स पे काम करते हैं। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, स्पेस में एक दूसरे से बात करने के लिए निम्न में से कौन सी तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए रेडियो वेव, ऑप्शन बी इंफ्रारेड वेव, ठीक है, ऑप्शन सी इस तरीके से अल्ट्रासोनिक वेव, कुछ भी दे दिया। तो आंसर क्या होगा? रेडियो वेव्स। एक दूसरे से बात करने के लिए कौन सी तरंगों का सहारा लिया जाता है? रेडियो वेव्स का सहारा लिया जाता है, ठीक है। तो चलो इसमें थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो वेव्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पे को क्या होता है, जब कोई वेव बनती है, हाँ चलो मैं ध्वनि तरंग की बात कर रहा था, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि तरंग के लिए मैंने आप लोगों को बताया माध्यम की ज़रूरत होती है, बिना माध्यम के वो नहीं चल सकते। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो ध्वनि है, जो साउंड है, ये इसके लिए माध्यम क्या होगा? इस कमरे में जो हवा मौजूद है, जो गैसेस मौजूद है, वो किसका काम करेंगे? माध्यम का काम करेंगे। तो ये जो गैसेस हैं, मान लीजिए सामने मोबाइल रखा है, मोबाइल और मेरे बीच में कुछ गैसेस मौजूद हैं, मैं इन गैसेस का एक कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये कॉलम हो गया, इस कॉलम में क्या है? गैसेस मौजूद हैं, ठीक हो गया, क्या हो गया? गैसेस मौजूद हैं। अब देखो होगा क्या ना, ये जो गैसेस के कण हैं, क्या होगा कि ये कण अपनी जगह से इधर को जाएगा, फिर पीछे को आएगा, फिर इधर को जाएगा, फिर पीछे को आएगा, फिर इधर को जाएगा, अपनी जगह में दोलन करेगा। हर एक कण अपनी जगह में दोलन कर रहा होगा, ठीक है। तो जब हर एक कण अपनी जगह में दोलन कर रहा होगा तो होगा क्या? देखो, एक कण ये है, एक कण ये है, ठीक। अब जब ये दोलन करेंगे तो एक बार ये वाला कण इधर को आएगा, फिर इधर को जाएगा, फिर इधर को आएगा, फिर इधर को जाएगा। वैसे ही ये भी करेगा, एक बार इधर को जाएगा, फिर इधर को आएगा, फिर इधर को जाएगा, फिर इधर को आएगा। तो देखो होगा क्या ना कि ये दो कण अगर मान लो एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, एक साथ दोलन कर रहे हैं, तो होगा क्या? एक बार इधर को गए, एक बार इधर को आए, एक बार इधर को गए, एक बार इधर को। तो जब ये इधर को आए ना, एक दूसरे के नज़दीक पहुंच गए, ठीक है, और जब इधर को गए तो एक दूसरे से बहुत दूर चले गए। तो होता क्या है, जब ये कण एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं तो कुछ इस तरीके से मैंने कॉलम बना दिए। ये तो देखो यहाँ पे को कण एक दूसरे से दूर दूर हैं, ठीक है, और यहाँ पे को कण एक दूसरे के बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे को कण एक दूसरे से दूर दूर हैं, और यहाँ पे को कण एक दूसरे के बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, काफ़ी नज़दीक नज़दीक हैं। तो इसको बोला जाता है रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन, जब कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन बोलते हैं। इसमें होगा यही, कण इस तरीके से दोलन कर रहे होंगे और वेव आए को जारी होगी, ठीक है। और जब कण एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक होते हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं। तो इसमें देखो क्या है, ये जो हवा के कण है, जिस दिशा में वेव जा रही है, जिस दिशा में ध्वनि जा रही है, उसी दिशा में ये क्या कर रहे हैं? दोलन कर रहे हैं, ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म पे। तो इसलिए ये जो ध्वनि तरंग है ये कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना, यानी कि अनुदैर्ध्य वेव होती हैं, ठीक। तो ये था वेव का कुछ कॉन्सेप्ट। इसमें ध्वनि के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और जान लो। देखो ये जो ध्वनि तरंग है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चलती हैं। बस माध्यम होना चाहिए, भले ही वो ठोस हो, तरल हो या फिर गैस के फॉर्म पे हो, माध्यम होना चाहिए, ध्वनि वेव चलना शुरू हो जाती है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो गति होती है ध्वनि की, वो सॉलिड में होती है, यानी कि ठोस में होती है।
उसके बाद जो गति होती है वो लिक्विड में होती है, तरल में होती है, और सबसे कम गति जो होती है ध्वनि वेव की वो गैस में होती है। ठीक है, यानी कि पदार्थ जितना ज़्यादा ठोस है ध्वनि उतनी तेज गति से चलेगी। ले लो स्टील, देखो स्टील हो गया, रबर हो गया, ठीक है, पानी हो गया, वाटर हो गया, और गैस हो गई। आपसे पूछा जाएगा कि ध्वनि तरंग सबसे तेज किस माध्यम में चलेगी, तो ध्यान देना स्टील सबसे हार्ड है तो सबसे ज़्यादा तेज इसमें चलेगी। उसके बाद स्टील के बाद रबर आ गया, ठीक है, उससे कम गति से रबर में चलेगी, उससे कम गति से वाटर में चलेगी, उससे भी कम गति से गैस में चलेगी। तो जितना ठोस माध्यम होगा उतनी तेज क्या होगी, साउंड की स्पीड होगी। ठीक है, ये लगभग आप लोगों का होता है कि पानी में इसकी गति होती है 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास। ठीक है, साउंड वेव की। गैस में साउंड वेव की जो गति होती है वो लगभग ये 332 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। और स्टील में क्या होता है, इसका 15 गुना, 332 का 15 गुना कर दो, लगा लो। ठोस में क्या होता है, गैसेस के कंपैरिजन में ठोस में, ठीक है, जो साउंड की स्पीड होती है, सॉलिड में जो साउंड की स्पीड होती है वो लगभग 15 गुना क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब मैंने शुरुआत में आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि तापमान अगर बढ़ेगा, ठीक है, तापमान अगर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड में यानी कि गति में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, तापमान के बढ़ने से, ध्यान देना, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की जो गति है वो तेज हो जाती है। तापमान के कम होने से ध्वनि की गति क्या होती है, धीमी पड़ जाती है। इसमें एक आंकड़ा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में जो ध्वनि की गति होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है 0 डिग्री सेल्सियस में। और 20 डिग्री सेल्सियस में ये जो गति होती है ये लगभग आ जाती है आप लोगों की 344 मीटर पर सेकंड। तो देखो, जैसे तापमान बढ़ा, 0 से 20 में पहुंचा, तो ध्वनि की गति बढ़ गई। इसका मतलब गर्मियों के दिनों में, ठीक है, जो ध्वनि होती है वो ज़्यादा तेज चलती है, और सर्दियों के दिनों में जो ध्वनि होती है कम तेज़ी से चलती है, यानी कि कम स्पीड से चलती है। अब आपसे अगर मान लो ऐसा सवाल पूछ दिया जाए कि इनमें से ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज कहाँ चलेगी, ठीक है, पहला ऑप्शन दे दिया ये अंटार्कटिका में, दूसरा ऑप्शन दे दिया भूमध्य सागर में, तीसरा ऑप्शन आप लोगों को, ऐसे 4 स्थान दे दिए जिनका तापमान अलग अलग है, और ये पूछा कि सबसे ज़्यादा तेज कहाँ चलेगी। तो आंसर क्या होगा, वो स्थान होगा जहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ ध्वनि क्या होगी, सबसे तेज चलेगी। कभी कभार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि हमको पता नहीं है। अब जैसे मैं बोल दूँ कि ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा तेज कहाँ होगी, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी, ठीक है, क्या बोलते बरखोयांसक, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान, तो कहाँ होगी सबसे ज़्यादा। बरखोयांसक तो क्या है, सबसे ठंडी जगह है, ठीक है, वहाँ तो सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, राजस्थान में होगी, क्योंकि वहाँ पे को गर्मी होगी, तो वहाँ ध्वनि की गति क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। और बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी यानी कि जो नमी होती है। अब अगर हवा में क्या है, नमी है, यानी कि ह्यूमिडिटी है, तो ध्यान देना, जो शुष्क हवा होती है, ठीक है, यानी कि जो ड्राई एयर है, ड्राई एयर, शुष्क हवाओं में ध्वनि की गति कम होती है, ठीक है, ध्वनि की गति क्या होती है, कम होती है। और जिस हवा में नमी होगी उसमें गति क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस कॉन्सेप्ट को भी क्या करना, आप लोग याद रखना। तो ध्वनि से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। न्यूमेरिकल में आय को ज़रूर बनाऊंगा,
अलग वीडियो उसके लिए बनाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।